तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। एक्चुअली जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो रिलेशन फंक्शन को पढ़ने से पहले, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ दो सेट्स है मेरे पास, लेट्स से एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से ए बी। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी होता क्या है। ए क्रॉस बी खुद एक सेट होता है, जिस तरह ए सेट है, बी सेट है। ए क्रॉस बी क्या होता है, खुद एक सेट होता है। इस सेट में पेयर्स आएंगे। पेयर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा गया है। देखिए, जब नॉर्मल सेट होता है उसमें सिंपल ए लिखा जाता है, या बी लिखा जाता है, या सी लिखा जाता है। तो इसमें एक एलिमेंट फिर कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट फिर कॉमा। इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी में क्या होगा, पहला पेयर कॉमा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इस तरह चलता रहेगा। अब ए क्रॉस बी जब निकालना है तो ए कहाँ से आएगा। ए मतलब पहला जो पेयर बनेगा उस पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, तो पहला एलिमेंट आएगा सेट ए से। सेट ए में मैं ए ले सकता हूँ, और सेट ए के साथ मैं बी का कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, तो मैं 2 ले सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था, ए के साथ में 3 ले सकता हूँ, ए के साथ में 4 ले सकता हूँ। ठीक है, जब ए के साथ सारे पेयर्स बन गए, अब बी के साथ में 2 ले सकता हूँ, बी के साथ में 3 ले सकता हूँ, बी के साथ में 4 ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा, अब ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की डेफिनेशन क्या कहती है। तो हम इस तरह लिखेंगे डेफिनेशन, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट यानी दिखाना, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, फिर क्रॉस का सिंबल बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से दिखाते हैं, ये मैंने आपको बताया। एंड इट इज अ सेट, पहले तो मैंने बताया डिनोट किससे करते हैं, फिर मैं ये बता रहा हूं कि ये होता क्या है। एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये सेट किस चीज़ का होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी। ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। ठीक है जी, अब इसमें कुछ बात हम और सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्डर का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन यहाँ मैटर करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं कहता हूँ एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 3,2। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। समझ में आ गई बात सबको। जैसे ए क्रॉस बी बोलता है, इसमें पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। इनको मैं उल्टा नहीं कर सकता। अगर मैं उल्टा कर दूंगा, यानी 2 को मैंने इधर कर दिया और ए को मैंने इधर कर दिया, तो 2 कॉमा ए बन जाएगा। फिर इस हिसाब से 2 ए में होना चाहिए और ए बी में होना चाहिए। ठीक है, जो कि है नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालने की बात करूँ, ए क्रॉस बी तो मैंने निकाल लिया है, बी क्रॉस ए निकालूंगा तब भी पेयर्स आएंगे, क्योंकि जब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पेयर्स आएगा। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो ट्रिपलेट्स आते। ठीक है, अब बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ तो पहला एलिमेंट बी से, तो पहला एलिमेंट बी से मैं क्या पिक कर सकता हूँ, 2 पिक कर सकता हूँ। उसके बाद जो एलिमेंट पिक करना है वो ए से पिक करना है, तो 2 के साथ में ए बना सकता हूँ, 2 के साथ में बी बना सकता हूँ। इसी तरह मैं बी से हो सकता 3 पिक करता, 3 के साथ में ए बनाता, 3 के साथ में बी बनाता।
इसी तरह 4 के साथ मैं ए बना सकता हूँ, 4 के साथ मैं बी बना सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है? नहीं है बराबर, क्योंकि ए कॉमा टू और टू कॉमा ए बराबर थोड़ा ना होते हैं। तो एलिमेंट्स अलग अलग है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर या फिर प्रॉपर्टीज़ कह सकता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी में पहला नंबर है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं काउंट करके दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं कोई हाइलाइटर ले लेता हूँ। चलिए ये वाला हाइलाइटर ले लिया मैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट है। अब जरा देखते हैं कि बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है। तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं। तो इससे मैं किस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं? सो आई कैन कंक्लूड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ये बात तो तय हो गई। लेकिन क्या अगर मुझे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो क्या पहले मुझे ए क्रॉस बी पूरा निकालना पड़ेगा या बी क्रॉस ए पूरा निकालना पड़ेगा? देखिए जो मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है, सारे पेयर्स बनाए, या बी क्रॉस ए निकाला है, सारे पेयर्स बनाए, क्या इन पेयर्स को बिना निकाले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दीजिए, तो अपने आप ही आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है ए में और 3 एलिमेंट है बी में, यानी 2 3 6, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बराबर एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए आपको याद होगा जब 2 सेट्स बराबर होते हैं तो उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। तो ये इक्वल सेट्स तो नहीं है, तो नॉट इक्वल सेट्स। और साथ में आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा, जब 2 सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये जो ऊपर 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, इससे मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है जी। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब बराबर नहीं है तो मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में और जानना है, वैसे आपने पढ़ रखा है, ये पहले मैंने आपको 11th में पढ़ाया है। इनकेस आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि प्लीज़ कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, उसमें बिल्कुल छोटा सा वीडियो बन जाएगा, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कुछ एग्जाम्पल्स आपने पहले से देखे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के, जैसे कि मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट प्लेन की। कोऑर्डिनेट प्लेन आप सब समझते हैं, जिनमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस है क्या? बेसिकली ये रियल नंबर्स का नंबर लाइन है, रियल नंबर है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट से पिक्चर्स में दिखा रहे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये 0,0 हो गया, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, सब जगह पॉइंट है। तो सब जगह जो पॉइंट होते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो देखिए पेयर्स यूज़ हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? पेयर्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, लेट्स से 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पेयर्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं। तो बेसिकली एक्स क्या है? एक्स रियल नंबर है। एंड वाई क्या है? वाई भी रियल नंबर है। तो जब मैं आर क्रॉस आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन। ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात मेरी? इसी तरह जब हम 3D में बात करते हैं, जहाँ पे x, y, z 3 एक्सिस होते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जो रियल एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, y एक्सिस भी रियल एक्सिस होता है, z एक्सिस भी रियल एक्सिस होता है। तो वहाँ पे ट्रिपलेट्स आएंगे। तो r क्रॉस r रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, जैसे हम ऊपर बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पर भी क्या होगा? आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स, ठीक है, अ सेट, यहाँ पे सेट लिख सकते हैं आप, रिप्रेजेंट्स अ सेट। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो होपफुली आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या चीज़ होती है। ठीक
ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, चलिए अब हम यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से ब्लू यूज़ कर लेते हैं। ओ अभी तो ब्लू यूज़ कर रहे थे, कुछ और कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी 3 का एग्जाम्पल देना है मुझे। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए में लेट्स से 2 एलिमेंट है, 1 2, कम ही एलिमेंट लेंगे ताकि हम इजीली बना सकें। बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं एक्स एंड वाई, एंड सी में हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से क एंड ख। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आई हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये मुझे फाइंड करना है। एक बात का ध्यान रखिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ना डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा आपको पता है, ए से। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से। तो सारे पॉसिबल पेयर्स बना देता हूँ। 1 के साथ एक्स आ सकता है, 1 के साथ वाई आ सकता है, फिर 2 के साथ एक्स आ सकता है, 2 के साथ वाई आ सकता है। ठीक है जी, अब मेरा ए क्रॉस बी बन गया। अब मैं बढ़ सकता हूँ अगले स्टेप में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। अब आप ए क्रॉस बी को ना नॉर्मल सेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। ठीक है जी, तो चलिए एक बार कलर बदल देते हैं, फिर से ब्लैक ले लिया मैंने। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो ए क्रॉस बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये पहला एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 क्रॉस एक्स के साथ पहला एलिमेंट क आ गया। ठीक है, 1 क्रॉस एक्स के साथ ख भी आ सकता था। गॉट इट। इसी तरह चलिए 1 क्रॉस एक्स के साथ दोनों बन गए हैं पॉसिबल पेयर्स। 1 कॉमा वाई के साथ क आ सकता है, और 1 कॉमा वाई के साथ ख आ सकता है। ठीक है, अब 2 कॉमा एक्स के साथ इसी तरह 2 कॉमा एक्स के साथ क्या आ सकता है हमारा, एक मिनट में, हाँ चलिए 2 कॉमा एक्स के साथ क आ सकता है, एंड 2 कॉमा एक्स के साथ ख आ सकता है। ठीक है जी, फिर से 2 कॉमा एक्स के साथ, 2 कॉमा एक्स के साथ तो हो गया, 2 कॉमा वाई के साथ क आ सकता है, और 2 कॉमा वाई के साथ ख आ सकता है। तो मेरे ख्याल से सारे पेयर्स बन गए हैं। कितने पेयर बनने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो कि 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो कि 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो कि 2 है, तो 8 पेयर्स बनने चाहिए थे। देखते हैं कि 8 पेयर्स बने हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो 8 ही पेयर्स बने हैं। ये हो गया पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8th। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। जिस तरह हमने 2 का निकाला, उसी तरह हमने 3 का निकाला है। 4 का निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस डी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, थोड़ा सा आ जाते हैं वापस। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, जिनमें हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सपोज करिए मैं कहता हूँ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर्स आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स आर दोज पेयर्स इन विच इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पेयर इट रिमेन्स नो लॉन्गर द सेम पेयर। ठीक है, दैट इज इट चेंजेस। ठीक, सो अब मैं बात करता हूँ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की। इक्वालिटी ऑफ लेट्स से 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कब कहा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसमें मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट ये पूरा नोटबुक में लिखिए, पॉज कर करके आप स्क्रीन को पूरा नोट कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है हम, तो हम कह सकते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड, ये हेडिंग है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स x, y and u, v are said to be equal if x is equal to u and y is equal to v। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को हम बराबर तब कह सकते हैं जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल हो। मतलब ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, और y जो होगा वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए
ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सच दैट मैं ये कह देता हूँ एक्स प्लस 2 कॉमा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x कॉमा यहाँ पे 3। ठीक है जी। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है ये दो ऑर्डर पेयर जब बराबर होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है। तो यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x एंड 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और यहाँ से भी हम एक y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि क्या आ जाएगी? -6 आ जाएगी। तो इतना ही था हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। होपफुली आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर्स समझ में आ गया होगा। इसको आप एक दो बार और देख सकते हैं इनकेस समझ नहीं आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा और शायद 11th की बातें याद ना हो। तो 11th की जो भी बातें हैं वो यहाँ पे रिपीट की जाएगी दोबारा से, ठीक है, ताकि सब एक लेवल पे आ जाए। ठीक, अच्छा, इसके अलावा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज अटैच करके दे दूंगा, आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू जी। एंड फिर से मिलते हैं जब तक हम अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करते, अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, सॉरी। ओके, बाय।